हेलो दोस्तों। आपके लिए करंट अफेयर्स आज मैं लेकर आया हूँ। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। अब बिना करंट अफेयर्स के आप यूपीएससी देना तो असंभव ही है। बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो आज हम इसकी जो खास करके प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर मैं आया हूं, और उनमें हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप की न्यूज़ आती है। उनमें से हम स्टार्ट करेंगे आज से इसमें करंट अफेयर्स की क्लास में। तो जिसमें है जियोग्लिफ। जियोग्लिफ इस समय चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों है, क्यों इसके पीछे? ये बहुत पुरानी कहानी है, लगभग आज से 3 हजार वर्ष पहले की कहानी है ये। आपके तेलंगाना में हाल ही में एक मिर्चल जो जगह है, मिर्चल मलक जगरी जिले मुदिच थूतापल्ली के बाहरी इलाके में एक 3 साल पुराना एक चक्र मिला हुआ है जो कि पत्थर में बना हुआ है। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये ऐसा खोजा गया है जिसकी वजह से चर्चा में रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, और इसमें पूछा जा सकता है कब से रहा और क्या पीछे की। तो इसके महत्व और इनकी सब चीज़ों को देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं पर ध्यान दें तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। एक जमीन पर निर्मित होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक जमीन पर है ये और ये पत्थर में बना हुआ है। तो ये ऐसे कैसे उभर के आ रहा है, इसमें देखो गोलाकार चक्र बना होगा, और ये ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जैसे ऐसा लगता है कि हाथ से बनाया गया है। तो इसकी चीजें पीछे हम देखेंगे, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक डिजाइन है रूपांकन। आमतौर पर ये 4 मीटर लंबा होता है, 4 मीटर से ज्यादा इसका आकार नहीं होता है। और इसके बाद हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसके चट्टानी इलाका है जहाँ पर और पत्थर हो, टुकड़े हो, वहाँ बजरी हो, ये उस जगह पर ही ज़्यादातर पाया जाता है। मिट्टी पे बहुत कम, लेकिन जैसे बजरी है, रेता है और चट्टाने टाइप की पहाड़ों पर, वहाँ पर हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें। और वहाँ पर ये एक जब कोई भी भूदृश्य के अंदर, यानी आप कह सकते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वस्तुओं को एक व्यवस्थित या स्थानांतरित करके ये जियोग्लिफ बनाया जाता है। तो वही सेम यहाँ पर है, और ये दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक नकारात्मक में इसमें दो चीज़ों को हम ध्यान देंगे। अगर सकारात्मक में बात करें हम, तो यह जमीन पर क्या है, जमीन पर सामग्री व्यवस्था और उसके द्वारा जो एक संरेखण कहा जाए द्वारा टेपोट्रोफॉर्म या केवल बोल्डर उपयोग करके इसको बनाई गई रूपरेखा है। और इसे इस तरीके से इसको हम बनाकर रखते हैं, तो ये सकारात्मक हो गया, जो एक रूपरेखा के रूप में आ रहा है, उभर के आ रहा है। लेकिन नकारात्मक जियोग्लिफ की अगर बात करें तो ये एक ऐसा समान अलग अलग रंग के बनावट वाली जमीन के लिए प्राकृतिक चीजों को हटाकर, प्राकृतिक चीजों से जमीन की सतह पर क्या है हिस्से में हटाकर बनाई जाती है, वहां से हटा दिया जाता है, फिर दूसरी जगह बनाया जाए। और जो अगर प्राकृतिक तौर पर बन के आए वो हमारा सकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक चीजें हटाकर वहां दूसरी तरीके से वहां स्थापित किया जाए, बनाया जाए, स्थानांतरित किया जाए, तो वो नकारात्मक में आ जाता है। तो ये इसका एक कारण रहा है। और इसके बाद हम यहाँ से आप ये देखेंगे एक अन्य प्रकार का भी यहाँ पर हम एक चीज़ों लेकर चलेंगे। जियोग्राफी जो जियोग्लिफ है, एक और विविधता है इसमें, जो कि डिज़ाइन में पौधों का बोना होना शामिल है। इसमें पौधे बोने बोने हो जाते हैं, छोटे होते हैं। और इसमें एक आमतौर पर ये ऐसा लग जाता है, इसे बनाने में ये नहीं है कि तुरंत फटाफट बन गई, इसमें कई वर्ष लगता है इसको विकसित करने में, बनाने में। तो वो इसमें कई वर्षों का होता है। इसमें पौधे बढ़ने पर निर्भर होता है कितनी टाइम में बढ़ेगा, कैसा है आकार लेगा और कैसी चीज़ें तैयार होंगी। तो इसलिए जो जियोग्लिफ को अर्बर ग्लिफ भी कहा गया है, इसका दूसरा नाम है अर्बर ग्लिफ। तो इसको आप यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर लेंगे और इसको आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर आप देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे इसको अगर हम और थोड़ा सा उसमें जाएं, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और नजर आएगी कि ये एक अक्सर चाक जायंट्स के रूप में जाना जाता है। इसको एक दूसरा नाम है, एक जैसे कि इसे अरबर भी कहा गया है, इसे अरबर के साथ अरबर ग्लिफ भी कहा जाता है, और इसके चाक जायंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियों में उकेरे गए होते हैं, जो कि कह सकते हैं चट्टानों के नीचे से उजागर होता है। ऐसा लगता है चट्टान के नीचे किसी ने, जैसे आप कभी कोई संगमरमर देखते हैं, उसमें ऐसा लगता है नीचे से डिजाइन है, तो उसी टाइप से उकेरा जाता है, उसी टाइप से बना होता है जो दिखता है हमें जमीन पर। तो हमें ऐसा एक डिजाइन नजर आती है, और ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और हम बनाते भी हैं उसको। तो जो हम बनाए वो नकारात्मक है, जो प्राकृतिक रूप से आ जाए सेम जगह पर अपने, तो वो सकारात्मक में माना जाता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये यूपीएससी का एक फंडा होता है, हिडन एजेंडा होता है कि जो चीज आपकी डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को पूछ लेगा, या हो सकता है उस इरा से पूछ ले कि पैलेओलिथिक से पूरा पाषाण काल है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
दूसरा एक न्यूज़ है जो आपके सामने है, मराठा आरक्षण विरोध। ये मराठा आरक्षण विरोध बेसिकली ये उस पर निर्भर है कि जो मराठा जातियां हैं मराठा में, और इन्होंने लगभग 2019 में बिल भी इसके लिए लाने के लिए इन्होंने बात की थी, आरक्षण आरक्षण के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी अपने। और इसके बहुत ज़्यादा मुद्दा चला था इसमें, 18 में भी चला, 19 में चला और अभी फिर से हो रहा है। तो मराठा सरकार ने इन्हें आरक्षित होने की बात कही थी, तो इससे सुप्रीम कोर्ट का कुछ इसमें आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसा है कि इन्हें जब जातियों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन 50% से ज़्यादा देने का, किसी भी जाति को 50% से ज़्यादा आरक्षण देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं देना चाहिए हमें। तो फिर सरकार ने इसमें बातें की, तो वही इसलिए चर्चा में दोबारा से आ गया। तो ये चर्चा ये है कि मराठा आरक्षण में महाराष्ट्र में आप देख लेंगे, महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण का विरोध बहुत तेज से हो रहा है। राज्य सरकार ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को इस मुद्दे पर कानून की लड़ाई पर सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय के 3 जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनको एक पैनल बनाकर कहा है कि आप पैनल बनाइए और इस पर जांच करिए, समीक्षा बैठा लिए। और इसकी मेन जो महत्वपूर्ण अगर बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो मराठा जातियों का एक समूह है बेसिकली, और इसमें ज़्यादातर किसान हैं, जमींदार हैं, जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ये सभी लोग इसमें हैं और इसमें उन्हीं को रखा गया। तो इसमें ये सारे लोग हैं जिनकी लगभग लगभग अगर देख ली जाए राज्य की जो आबादी के लगभग 33% यहाँ पर आबादी इनकी है। और यहाँ पर इस साल इसका विरोध यानी 32 साल पहले मुंबई में मेमथाड़ी लेबर यूनियन के नेता जो अन्ना साहेब पाटिल ने किया था, इसकी शुरुआत की थी इसकी, तो ये नाम है इसमें मुंबई में मेमथाड़ी लेबर यूनियन जो थे ये, इनमें जो नेता है उनके अन्ना साहेब पाटिल, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस आंदोलन की। और इसमें फिर 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला जो आया, और उसमें फैसला आया, उसमें कहा गया कि 50% से ज़्यादा, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद 2018 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सरकार जो मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों 16% का आरक्षण का प्रस्ताव करते हुए एक विरोध पारित किया, एक विधेयक पारित किया सॉरी। और इसे फिर भी इससे लेकिन क्या हुआ, जब पारित हो गया तो फिर इसके बाद फिर कोर्ट में इसे चुनौती दी गई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप 16% आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था के रूप में, यानी इसमें जो आते हैं जो हमारे पिछड़े ग्रुप के हैं लोग, पिछड़ा वर्ग है, SEBC अधिनियम 2018 के तहत मराठा कोटा से संबंधित जो आपका संवैधानिक जो संवैधानिक विविधता का बरकरार रखा विधेयक को। और वहाँ पर इसमें कहा गया कि भाई इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको सही करना पड़ेगा, ये विरोध को कैसे रोका जा सकता है, ये आरक्षण ज़्यादा मांग रहे हैं, इतना आरक्षण का अधिकार है नहीं किसी को। तो बात ये आई, तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये फैसला राज्य द्वारा दिया गया कि 16% कोटा उचित नहीं है और इसके लिए एक इसको घटा दिया जाए और इसे घटाकर थोड़ा कम किया जाए। तो उन्होंने 12% का वो प्रस्ताव रखा कि 12% तक ठीक रहेगा, और इसके बाद सरकारी नौकरियों में 13% तक कर दिया जाए। और महाराष्ट्र एक पिछड़ा वर्ग समूह से सिफारिश भी की थी। इसमें फिर कई आयोग भी बने, जिसमें GM गायकवाड़ आयोग हुई है, उसने भी यहाँ पर उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बल्कि हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि 50% बहुत है, इसकी सीमा लिमिट है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे अधिक हो रहा है तो परिस्थितियों में पिछड़ेपन का जो एक जो मात्रात्मक डेटा है उपलब्ध होने पर इसकी सीमा को पार किया जा सकता है, थोड़ा सा गलत हो जाएगा और भी लोग और आ जाएंगे। और ये जो एक हमने लिमिट रखी हुई है, एक जो लोगों तक पहुंचने की, एक लोगों को जो ज़रूरत है उतनी ही काफ़ी है, अगर उससे ज़्यादा उसे दे दिया जाएगा तो बाकी भी आरक्षण के लिए फिर लोग आना शुरू कर देंगे और ये बड़ी एक समस्या बढ़ जाएगी। GM गायकवाड़ आयोग इसमें आया। GM गायकवाड़ आयोग ने उच्चतम न्यायालय ने जो इन्होंने ये आयोग बनाया उसके उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे, जिन्होंने इसमें अध्यक्षता की। और इनके साथ साथ 11 लोग और भी थे जिन्होंने इस आयोग में साथ दिया और इसका निष्कर्ष निकाला, भरोसा किया कि हाँ ये ठीक करेगी। तो इन्होंने बताया कि मराठों की जो संख्या है उनमें समिति ने कि 355 तालुकाएं हैं। तालुका आप जानते हैं, और तालुका जैसे कि आपने मूवी में भी देखा होगा कई बार, सूर्यवंशम जैसे मूवी है उसमें भी तालुका कहते हैं ना, एक गांव के रूप में जिसमें एक पूरी तहसील आ जाए, एक पंचायत बड़ी होती है उसके अंदर, तो वो तालुका है। तालुका उन्होंने बोला कि लगभग 355 तालुकाएं हैं, जिनमें प्रत्येक 2 गांव से लगभग 45,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 50% सिर्फ मराठाओं की आबादी मिली है। 50% का 50% से अधिक
मराठाओं की आबादी मिलती है। तो इससे वजह से इनको आरक्षण तो देखो, इतना आरक्षण तो देना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा आरक्षण भी देना ठीक नहीं है, लेकिन देना चाहिए इनको। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इनको। तो इन्होंने कहा पिछड़ेपन का स्तर क्या है इसमें, इसका देखा जाए तो नवंबर 2015 में रिपोर्ट में मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप का पिछड़ापन पाया गया है। और इसकी एक ये जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसके साथ साथ ये परसेंटेज जो 76.86 है, मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि श्रम में लगे हुए हैं। 70% जो है कच्चे घरों में रहते हैं, जिसमें से 35 से 39 के आसपास व्यक्तिगत कह सकते हैं नल जल कनेक्शन होंगे, इससे ज़्यादा है नहीं किसी के पास। और इसमें महिलाओं का आया नहीं, लेकिन महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं इसमें, पुरुष भी शामिल हैं, वो सभी श्रम में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके आरक्षण के लिए तो वही फिर से दोबारा कि हमें आरक्षण क्यों नहीं उतना दिया जा रहा जो हमारी नीड है, ज़रूरत है, हम इतने पिछड़े हुए हैं फिर भी हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। तो इसके लिए दोबारा से फिर से जन आंदोलन निकल के आया है, जिसकी वजह से चर्चा में आ गया है। तो आरक्षण से हो सकता है यूपीएससी में आरक्षण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो आरक्षण की एक सूची है किस के लिए कितनी कितनी, ईडब्ल्यूएस में भी इन्हें कहा गया है कि इकोनॉमिकल सेक्शन वीकर सेक्शन में रखा जाए इनके कुछ लोगों को, ये भी कह रहे हैं। और राज्य सरकार कह रही है कि कुछ लोगों को ऐसा दिया जा सकता है जिनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिसका ठीक ठाक है, और कुछ को आप ज़्यादा परसेंटेज छूट दे सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं है कि किसी को अलग अलग दिया जाए। तो इसमें यह मांग है कि एक साथ दिया जाए और इनको ज़्यादा थोड़ा सा दिया जाए, घटा दिया गया है। तो वो घटाना नहीं चाहिए, 16% जो था उसे 12 और 13% में ला दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इनके एक मुद्दा है कि ये हमारा कैसे घटाया गया है, और हम लोग वैसे भी एक श्रमिक हैं, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये एक ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके उसमें, जिसमें आप देख रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बड़ा उसमें वो दिया है, अपना फैसला सुनाया है। घरेलू हिंसा में इसमें ट्रांसजेंडर की बात कही गई है। वैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आप जानते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस आप जानते ही हैं, ये 2005 में बना था। और इसमें ये होता है कि महिलाएं जो अपने घर में रहती हैं उन्हें किसी तरीके की हिंसा ना की जाए उनके साथ, ना ही आर्थिक हिंसा की जाए, ना ही उनको कोई किसी तरीके की प्रताड़ना दी जाए, ना ही उन्हें मारपीट की जाए, किसी तरीके से उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। उसको घरेलू हिंसा, उस हिंसा से बचने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था, जिससे वो अपना बचाव कर सके। अब यहाँ पर बात क्या आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश आया नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद आदेश दे दिया, बना दिया इसका ट्रांसजेंडर के लिए। कि कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए तो चलो बन गया, अब ट्रांसजेंडर हैं जो कि अपनी सर्जरी कराकर महिला वाला स्वरूप ले लेती हैं, घर में जाती हैं, तो उनके साथ एज ए ट्रांसजेंडर के रूप में उनके साथ कोई प्रताड़ना ना हो, उनके साथ कोई पीड़ा ना उन्हें दी जाए, कोई ऐसी समस्या ना उनके साथ हिंसा ना की जाए जिससे उन्हें परेशानी हो। अगर ये बन जाता है तो उनके लिए क्या फायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, उन पर चर्चा की गई है। तो आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया कि अभी एक ट्रांसजेंडर महिला जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई है, उसे घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा के अधिनियम के लिए इसमें तहत रखरखाव का दावा कर सकती है कि भाई मुझे मैं महिला बन चुकी हूँ और मैं घर में हूँ और शादी भी कर रही हूँ, या फिर जो भी है जिस घर में रह रही हूँ, तो मेरे साथ कोई हिंसा ना होने पाए, इसके लिए दावा कर सकती है। तो इस अगर दावा ठीक हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को मान ले, इसको दावा को ठीक बताती है और इसमें बिल पास कर देती है, इसके लिए एक फैसला सुना देती है कि हाँ ठीक होना चाहिए, तो इनके लिए फायदे बहुत हो जाएंगे। भारत में कह सकते हैं, भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत अहम होता है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला अहम होता है भारत में, आप जानते हैं। इनका मानना है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस से भरण पोषण का दावा कर सकती हैं इसमें, अगर यह अधिनियम पास हो जाता है कि हमें भाई जैसे अभी होता है ना, डिवोर्स भी हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसे एलिमनी देना पड़ता है, उसे रख रखाव के लिए देना पड़ता है कि आप कैसे अपना जीवन जिएंगे, उसके लिए उसके ससुराल से सारा कुछ मिलता है। तो वैसे ही इनके लिए भी दावा हो सकता है। तो यहाँ पर यह है कि एक अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, और उसको एक अच्छा अधिकार मिलने का सफल प्रयास होगा, अधिकार मिल सकेंगे उसको, और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर पाएगी। और इसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं शामिल हैं, पहले भी महिलाएं थीं, और इनमें घरेलू हिंसा की सुरक्षा के हकदार होंगी, कि कई बार इनकी घरेलू हिंसा ना हो, इन्हें कई बार ये प्रताड़ित करके ना कहा जाए कि पहले कैसे थे और अभी क्या है, मतलब किसी तरीके से उन्हें प्रताड़ित, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, दंडात्मक, किसी भी प्रकार की इनकी सुरक्षा, हर प्रकार से सुरक्षा की जाए, किसी प्रकार का प्रताड़ना ना दिया जाए।
यदि ऐसा ये न्यायालय मानता है तो इसे ट्रांसजेंडर महिलाओं पर कह सकते हैं, महिलाओं पर ये अ, अगर लागू नहीं होता तो इनके लिए थोड़ा सा बड़ा झटका भी होगा। अगर लागू नहीं हुआ तो इनके लिए नुकसान होगा कि इनके साथ हो सकता है कि घरेलू हिंसा हो जाए, क्योंकि लोग ऐसे जो एक महिला हमारी जो हैं उनके साथ तो वैसे भी लोग करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अधिनियम आ चुका है, इनके लिए भी अधिनियम बहुत जरूरी है। जबकि महिला अधिनियम होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है पूरी तरीके से महिलाएं, यहाँ पर वो पूरी तरीके से, और उनके लिए भी ठीक हो जाए। उनके लिए तो और बड़ी मुसीबत है भाई, ट्रांसजेंडर है तो उन्हें कई तरीके से बातों से यानी भावनात्मक ठेस पहुंचा सकते हैं लोग, उन्हें कई बार हाथापाई या फिर गाली गलौज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे समाज नहीं जीने देगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उनसे बच बचाव होगा। अगर नहीं होता तो उनके लिए वो बहुत, उनके लिए झटका होगा, बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए होगा। नुकसान क्या है, प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, बस जीवन में यही रहेगा कि कैसे बचें, अपने बचाव के लिए घूमती रहेंगे यहाँ वहाँ, तो ये बहुत ठीक है कि हो जाना चाहिए। अब ये नियम क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको आपको समझ आ जाएगा, अभी मैंने बताया वही नियम है। वैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, 2005 में ये हुआ, और इसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये। और इसमें भारतीय संसद ने अपने घरों में सीमा के अपने घरों की सीमा के भीतर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली जो घरेलू हिंसा है उससे बढ़ती चिंताओं के लिए चिंताओं को लेकर इसने शुरुआत की थी। यहाँ पर बिल पास हुआ था, ये अधिनियम पास हुआ, और इस अधिनियम से हमें ये भी रहा, ठीक रहा कि उससे महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान हो रही है, वो बहुत अच्छा भी है। और इसके साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, और कानून की जो आवश्यकता की मान्यता दी गई कि जिससे कि वो अपने कानूनी तौर पर अपने बचाव के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, पहुंच सकती हैं और अपने आप को बचा सकती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी सुरक्षा अगर कोई नहीं कर रहा तो कानून तो हमारी करे। ठीक है, अभी हाल ही में देख लो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कोर्ट में जाते रहते हैं। इसकी विशेषता ये है इस अधिनियम की, मोटे तौर पर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि किस किस तरीके की हिंसा हो सकती है। एक शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक, दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार ऐसे बहुत सारी हैं जो होती हैं। बस इनसे बचने के लिए पीड़िता क्या करेगी, इससे उद्देश्य से क्या करती है कि यहाँ पर अपने पीड़िता और उसके आश्रितों को सुरक्षा उद्देश्य से, सुरक्षा आदेश में जैसे कि निवास आदेश, मौद्रिक राहत प्रदान करता है कि उन्हें धन देना या घर रहने के लिए देना, उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, अगर वो किसी के खिलाफ कुछ कह दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, ये है। और इसके परामर्श सहायता सेवाओं पर जोर देता है, उनकी शारीरिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित होती है इससे, और उनके भावनात्मक ठेस न पहुँचे, जिससे वो मानसिक प्रॉब्लम में ना आए, मेंटली उनका डिस्टर्ब ना हो, मेंटल हेल्थ उसका ठीक रहे। और इसमें पीड़ित अदालतों में अपने मामलों को लेकर आगे बढ़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता के हकदार है, उसे कोई पैसा नहीं देना है, उसमें बस जाए अपना अपील करे, पीआईएल दायर करे और वहाँ से उसको सुरक्षा मिलेगी, वहाँ से उसकी व्यवस्था की जाएगी, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमारी जो कोर्ट है, हमारा जो प्रशासन है उसकी मदद करेगा। इसमें घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना है। इससे महिलाएं क्या करेंगी, सशक्त होंगी तो अपने एजुकेशन में, अपने जो वो करना चाहती है बेसिकली वो करने के लिए वो सक्षम होगी, उसमें उसे कोई भी ऐसी चीज़ उसके साथ है ऐसा नहीं होगा कि जो गलत बर्ताव हो, वो अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है तो वो कर सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, भयमुक्त हो जाएगी। भयमुक्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर भयमुक्त नहीं होगी तो वो फिर डरी सहमी सी रहेगी और वो कुछ कर नहीं पाएगी। और इसमें पुनर्निवास हो जाएगा, और इसमें महत्वपूर्ण जो कदम हैं जिनमें शामिल है घरेलू हिंसा के मामलों में संभालने के लिए पुलिस सेल की व्यवस्था स्थापना की गई है, जिसमें पुलिस जाकर तत्काल उसका उस टाइम पर जो सिचुएशन उसको संभाले, बाद में फिर कोर्ट में उसका जाएगा, फिर जो दंड दिया जाएगा सामने वाले को, ये समझाया जाएगा, वो वहाँ पर फिर काम होगा। इसके साथ यहाँ पर यह है कि पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने की परामर्श केंद्र है, हेल्पलाइन है, जहाँ पर उन्हें ये मानसिक पीड़ित पीड़ित से मानसिक अगर तनाव है तो उससे कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि वो मानसिक तनाव से कि देखो आपकी सुरक्षा हो रही है, आपके लिए सरकार हमारी जो कानून व्यवस्था है वो ठीक काम कर रही है, और आपको इस सभी चीज़ों से निकाला जाएगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा परेशान ना हो, उसके लिए हमारा कानून है, हमारा प्रशासन है जो आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, तो आपको अदालत भी है इसमें मदद करेगी। तो इन सभी तरीके से वहाँ पर बचाया जाएगा और उसे न्याय दिया जाएगा, और जो भी अभी अधिनियम की बारीकियों के बारे में प्रशिक्षण देना, उन्हें बताया जाएगा कैसे क्या आपको कानून बताया जाएगा, कैसे क्या आप यूज कर सकते हैं कानून को, कैसे बच सकते हैं, और इससे आप अपनी सुनिश्चित अपना एक
जो अपनी प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसको महिलाएं नहीं रोकेंगी और उस प्रगति में और आगे उसमें जाएंगी और समाज को और सुजद्दित करेंगी, समाज को और प्रशिक्षण करें, अपने आप को भी करें, साथ में और जो महिलाएं हैं उनको भी बताएं इस चीज़ के बारे में। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो यहाँ तक थी और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ओके गाइस, थैंक यू।